बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, अभी कोरोना के संक्रमण का खतरा टला नहीं है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने नाक और मुंह को दुपट्टा, सूती कपड़ा, गमछा या मास्क से जरूर ढकें और हाथों को साबुन से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहें। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में विद्युत स्पर्शाघात अर्थात करंट लगने के कारणों की पहचान करेंगे और इस दुर्घटना से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत घात या शॉर्ट सर्किट से अगलगी भी हो सकती है, तो अगलगी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी आप जानेंगे। बच्चों, आज आपके अधिकारों यानी बाल अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाल अधिकार और बच्चों के शोषण या बच्चों से छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती हैं, उससे बचाव के उपायों के बारे में भी आप जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलिए, आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुने और अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए जल्दी से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, लेकिन पढ़ाई जारी थी। स्कूल दोबारा शुरू करने के लिए हमें कोरोना महामारी से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों का पालन करते हुए सफाई को अहमियत देनी होगी। हाँ बिल्कुल, हमें कई सावधानियां बरतनी होगी। मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था तो ग्राम पंचायत कर देगी। हमें स्कूल की साफ सफाई के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है दीदी, हम उसका इंतजाम कर देंगे ताकि स्कूल के हर सामान की सभी सतहें समय पर साफ की जा सकें। बच्चों को हाथ धोने के लिए नल, पानी और साबुन की व्यवस्था भी करनी होगी। शौचालय और मूत्रालयों का रखरखाव और मरम्मत भी जरूरी है। सरपंच मैडम, पानी की टंकी साफ करनी होगी और खराब हैंडपंप की मरम्मत भी करनी होगी। ऐसा कीजिए, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा टंकियों की साफ सफाई शुरू करवा दें और पीने के पानी की हर रोज क्लोरिनेशन करने का जिम्मा भी उठा लें। सर, जो काम करवाने जरूरी हैं, उनकी सूची बनाकर ग्राम पंचायत को दे दीजिए। स्कूल को हर प्रकार की मदद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मध्याह्न भोजन बनाने और परोसने के लिए सारे रसोइये मास्क, एप्रन और टोपी पहने। भोजन को सफाई से बनाएं और हाथ साफ रखें, इसकी भी निगरानी करनी होगी। इसके अलावा सभी बच्चों को 1 से 2 मीटर की दूरी पर बिठाना होगा। छुट्टी के समय बच्चों को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर छोड़ें, एक साथ न छोड़ें, ताकि 2 गज की दूरी रखी जा सके। बच्चों को कक्षा के बीच में जरूरत होने पर पानी पीने और शौचालय एवं मूत्रालय जाने की आज्ञा देनी होगी, ताकि मध्यांतर के समय इन जगहों पर भीड़ न लगे। बच्चों को बार बार बताना पड़ेगा कि एक दूसरे के मास्क को ना छुए, हंसी मजाक में भी एक दूसरे को देखकर खांसे या छींके नहीं और किसी बीमार बच्चे से बुरा बर्ताव ना करें। 2 गज की दूरी रखें, लेकिन दूसरों का ख्याल रखें। मध्यांतर के समय भी बच्चों को ऐसे खेल खेलने को प्रेरित करें जहां शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। खेल के बाद भली प्रकार से साबुन से हाथ धुलवाकर ही कक्षा में प्रवेश करवाएं। प्रधान अध्यापक सर, हम महीने में 1 बार डॉक्टर को बुलाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। हमें लगातार सारे बच्चों, अभिभावकों, सफाई कर्मियों और शिक्षकों को कोरोना से बचने के उपायों पर प्रशिक्षण देते रहना होगा। हाँ सरपंच मैडम, अगर बच्चे 1 से 2 मीटर की दूरी रखना, मास्क पहनना, नाक, आंखें और मुंह को न छूना और बार बार साबुन पानी से हाथ धोने जैसी अच्छी आदतें अपना ले और अगर पीने का पानी, साफ शौचालय और हाथ धोने की सुविधा पर्याप्त रूप से मुहैया कराई जाए तो स्कूल खोलने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब तैयारियों में लग जाते हैं। हाँ, हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आज हम लोग विद्युत स्पर्शाघात अर्थात करंट लगने के कारणों
तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजली आज लग्जरी ही नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है। विद्युत लाइनों, विद्युत उत्पादन या वितरण कंपनियों के सार्वजनिक उपकरणों का उपयोग हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गई है, मगर बिजली के खंभों से छेड़छाड़ करना भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिजली लाइनों से छोटी सी छेड़खानी आपके एवं आपके परिवार के लिए मृत्यु जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। चूंकि बिजली गांव-गांव तक पहुंचाई जा चुकी है, अतः लोगों का बिजली के प्रति डर हट गया है। नासमझी से या अपने स्वार्थों हेतु बिना धैर्य के लोग बिजली का मनमाफिक बिना उचित मानदंडों के उपयोग करने लगे हैं और आगजनी, करंट लगने, लाइट गुल होने, ट्रांसफार्मर फेल होने, लाइन शॉर्ट होने जैसी अनेक दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। बिजली का झटका। बिजली का झटका या करंट लगना, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक भी कहा जाता है, बड़ी आम सी बात है। हमारे आसपास कई प्रकार के उपकरण होते हैं जिससे हमें करंट लगने की आशंका होती है। यह साधारणतया हमारी लापरवाही के कारण हानिकारक हो सकता है। इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। विद्युत घात या बिजली के झटके कब लगते हैं? विद्युत घात या बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा या करंट के किसी स्रोत के संपर्क में आता है। विद्युत ऊर्जा शरीर के किसी एक हिस्से से गुजरती है और सदमे का कारण बनती है। विद्युत ऊर्जा के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप यह हो सकता है कोई नुकसान ना हो, मगर कई बार इससे गंभीर क्षति या मृत्यु भी हो सकती है। बिजली के झटके से होने वाली सबसे आम क्षति है जलना या आग लग जाना। बिजली का झटका या करंट लगने के कई कारण हैं। विद्युत के किसी स्रोत से संपर्क में आने के कारण त्वचा, मांसपेशियों अथवा बाल से होकर पर्याप्त विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित हो जाती है। टूटी हुई, गिरी हुई, लटकती हुई क्षतिग्रस्त तारों से हमेशा खतरा बना रहता है। यह करंट लगने, आग लगने का मुख्य कारण है। बिजली की टूटी हुई तार अगर पानी में गिरी हो तो पानी के संपर्क में जाना करंट लगने का कारण हो सकता है। मकान, दुकान, शेड या किसी प्रकार का निर्माण बिजली के तारों या बिजली पोल के नजदीक करना खतरनाक है। आंधी तूफान में कोई बिजली का खंभा, तार गिर जाए तो तार को छूने की कोशिश करना जानलेवा है। बरसात के दिनों में भीगी हुई पोल या खंभे, स्टेक, अर्थिंग इत्यादि खतरनाक हो सकते हैं। तार एवं बिजली के खंभे करंट लगने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। बिजली की लाइनों के नीचे और बिजली के पोल के नजदीक खेत खलिहान का सूखा चारा इत्यादि एकत्र ना करें। फूस तथा खर के कच्चे घर ना बनाएं। करंट लगे व्यक्ति को छूने से आपको भी करंट लग सकता है। तुरंत स्विच बंद कर दें एवं करंट वाले तार को सूखी लकड़ी के डंडे से अलग करें। बिजली के खंभों से सटे वायर से अपने जानवरों को बांधने से जानवर और मनुष्य दोनों को करंट लगने की संभावना बनी रहती है। बिजली के खंभों पर तार बांधकर या बिजली के तारों पर कपड़े ना सुखाएं, यह भी करंट लगने का कारण हो सकता है। पतंग उड़ाने के क्रम में तारों में पतंग फंस जाने के कारण बच्चे तारों से छेड़छाड़ करते हैं।
तथा खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों को खंभे पर चढ़कर पतंग निकालने से रोकें। बिजली के तारों पर लंगर डालकर या टोका फंसाकर बिजली का कनेक्शन लेना या बच्चे शरारत करने के क्रम में बिजली की उच्च दाब लाइनों पर सूखी लकड़ी, साइकिल की चैन आदि फेंक कर आग उत्पन्न करने तथा बिजली के तारों से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। ऐसा करना बड़े खतरे का कारण बन सकता है। कई बार जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए, अपने बाड़ों की सुरक्षा के लिए नंगे तारों में करंट प्रवाहित कर देते हैं, जिससे अनजाने में बच्चों के छूने या जानवरों के सटने से करंट लगने की संभावना बनी रहती है। बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन ना करें। बिजली के तारों के नीचे, बिजली के पोल के नजदीक होलिका दहन करना खतरे से खाली नहीं है। यह जानलेवा हो सकता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान लटके हुए तारों से करंट लगने का खतरा बना रहता है। गांव में अक्सर मछली मारने के लिए कभी पोखर या तालाब में बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया जाता है। यह सामूहिक दुर्घटना का कारण बन सकता है। घर में या सार्वजनिक ट्रांसफार्मर के निकट लगे फ्यूज उड़ जाने पर स्वयं इसे ठीक करने की कोशिश ना करें। स्विच बोर्ड एवं प्लग बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड पर अत्यधिक लोड के कारण करंट लगने और कभी-कभी आग लगने के भी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों को बिजली के स्विच, प्लग एवं तारों से खेल करना, छेड़छाड़ करना जानलेवा है। विद्युत घात, करंट लगने के लक्षण। जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है, उसके शरीर पर गंभीर रूप से जलने के स्पष्ट निशान हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट ना हो। दूसरी ओर बिजली का झटका लगने के बाद कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर करंट लगने से कोई व्यक्ति जल जाता है तो जलने के घाव आमतौर पर बिजली के स्रोत और जमीन के संपर्क में आए हिस्सों पर सबसे अधिक होते हैं। अगर कम वोल्टेज का भी झटका लगा हो तो निम्न परिस्थितियों में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। त्वचा पर जलने का कोई प्रत्यक्ष घाव हो, जलने के घाव में दर्द बढ़ना या लाल होना, घाव नहीं ठीक हो रहा हो, झटका लगने के बाद दौरा पड़े, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, व्यक्ति बेहोश हो गया हो, सुन्न पड़ने, सिहरन या लकवा की समस्या होने लगे या देखने, सुनने, बोलने की समस्या हो, व्यक्ति उलझन की हालत में हो और यदि गर्भवती स्त्री को झटका लगे तथा कोई अन्य चिंताजनक लक्षण हो तो नजदीक स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को जरूर दिखाएं। विद्युत घात, करंट लगने से बचाव के कुछ सामान्य से उपाय हैं, जैसे 25 वोल्ट से ज्यादा झटका खतरनाक हो सकता है। बिजली का शॉक लगने पर लकड़ी से व्यक्ति को बिजली से अलग करें। छोटे बच्चों को बिजली के झटके लगने से बचाव के लिए तारों के संपर्क में आने से बचाव करें। बच्चों को बिजली के तार से ना खेलने दें। टूटी व कटी फटी तारों को बदलें। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में अधिकतर विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं उस समय होती हैं जब वह विद्युत प्रणालियों के आसपास गतिविधि करते हैं, खेलकूद करते हैं या लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है। बच्चों को बिजली के टावर पर चढ़ने, ट्रांसफार्मर तथा बिजली के पोल एवं तारों के पास खेलकूद करने से रोकना अति आवश्यक है। बिजली के स्विच ऑन ऑफ करते समय गीले हाथ बदन से ना करें। ऐसा करते समय पांव में रबड़ के स्लीपर, चप्पल पहनने से बिजली के झटके से सुरक्षा मिलती है। एक्सटेंशन तारों को सीमित करें और यह सुनिश्चित करें
कि तार को जितने करंट के लिए रेट किया गया है उतनी ही डिवाइस उससे जुड़े। खेतों में किए गए तारों के बाड़ से हमेशा दूरी बनाकर रहें, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। बिजली से चलने वाले उपकरणों को बिगड़ने पर खुद से सुधारने या बनाने की कोशिश ना करें। बिजली से चलने वाले उपकरणों को चलाने में सावधानी बरतें तथा उसके रख रखाव का भी ध्यान रखें। बिजली के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी रखें। प्रतीक चिन्हों के आसपास नहीं जाएं और ना ही इसे छुएं। बिजली से लगी आग को पानी से कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, इससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के आग बुझाने वाले उपकरणों की जानकारी रखना भी अति आवश्यक है। करंट से पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढककर रखना चाहिए। बिजली के झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर जरूरी हो तो CPR संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ कर दें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की नाड़ी और सांस चल रही हो। विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सजगता अति आवश्यक है। हमारी थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता और जानकारी बिजली से होने वाले दुर्घटनाओं को कम कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आइए बच्चों, अब हम लोग चित्रों के माध्यम से देखेंगे अगलगी के संबंध में हजार्ड हंट और इससे बचाव का अभ्यास। विद्यालयों एवं घरों में हजार्ड। बच्चों, आप देख रहे हैं कि अधिक लोड के कारण बिजली के प्लग में आग लग गई है। गलत तरीके से रखे सिलेंडर अगलगी का कारण बन सकते हैं। गैस चूल्हे के पुराने पाइप या लीकेज के कारण गैस चूल्हे में आग लग सकती है। लकड़ी के आग से निकलने वाली चिंगारी एवं गोद में बच्चे को लेकर आग के पास बैठना या खाना बनाना खतरे की बात है। विद्यालयों में हजार्ड हंट। विद्यालय में बच्चे हजार्ड हंट कर रहे हैं। लटके हुए तार से अगलगी एवं अन्य खतरे हो सकते हैं। बाल प्रेरकों के द्वारा आग बुझाने के तरीकों को बताया जा रहा है। बाल्टी के पानी में बोरे को गीला करके उससे आग बुझाना तथा आग को पूरा ढक कर ऑक्सीजन से संपर्क काट देने पर आग बुझ जाती है। जोखिमों की पहचान। बच्चे जोखिमों की पहचान कर रहे हैं। छत से टूटकर कुछ गिरने की स्थिति बनी हुई है। कबाड़ से रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। इधर उधर बेतरतीब चीजें रखी हुई हैं। कोने में रखे शीशे के टुकड़े खतरनाक हो सकते हैं। बच्चे फायर अलार्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आग लगने की स्थिति में इसमें लगे शीशे को तोड़कर बटन दबाकर अलार्म बजा सकते हैं। ये बच्चों, अब हम लोग विद्यालयों, घरों में अगलगी से बचाव के बारे में जानेंगे। माचिस और लाइटर के साथ ना खेलें। बच्चों, आप सभी ने माचिस की डिबिया देखी है और कई बार आप इसे खेल खेल में जलाते भी हैं, परंतु आपको याद रखना है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप लोग निश्चित ही इस बात पर ध्यान। जलती हुई माचिस की तीलियां अथवा अन्य चीजें इधर उधर ना फेंकें। बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी चीजों को फेंकने से पहले पानी में डालकर बुझा लें। इससे अनावश्यक आग लगने से बचा जा सकेगा। आप अपने से बड़े लोगों को भी ऐसा करने से के लिए कहें। मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया, लालटेन को यूं ही जलते हुए ना छोड़ें। थोड़ी सी असावधानी एक आपदा यानी अगलगी का रूप ले सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई कमरे में ना हो तो ऐसी जलती हुई चीजों को बुझा दें अथवा सोने जाएं तो इन्हें बुझा दें। बिजली के प्लग के इस्तेमाल में सावधानियां बरतें। बच्चों, आजकल सभी घरों में बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं।
उपकरणों को चलाने के लिए बिजली के प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इनसे दूर रहना है तथा अपने से छोटे बच्चों को भी इनसे दूर रखने का प्रयास करें और उनके सही इस्तेमाल के बारे में बताएं। इसका गलत इस्तेमाल, जैसे इसमें पिन डालना, उंगलियां डालना इत्यादि, शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। चूल्हे और आग के इस्तेमाल वाली जगहों से दूर रहें। आपको पता है कि घरों में, रसोई घर में ज्यादातर समय खाना बनते समय चूल्हा जलता रहता है। ऐसे में आप ऐसी जगहों पर ना खेलें तथा अपने से छोटे बच्चों को भी ऐसी जगहों से दूर रखें। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर जहां आग जल रही है, जैसे मवेशी घर में धुआं करते वक्त अथवा अन्य आग वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना। चूल्हे, दिया, बोरसी से दूर रहें। बच्चों, थोड़ी सी असावधानी आपको खतरे में डाल सकती है, क्योंकि शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों में तेजी से आग पकड़ता है और अगलगी का रूप ले सकता है। इसी तरह पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतें और पानी की बाल्टी तथा बालू की पर्याप्त व्यवस्था रखें। आग से सुरक्षा के उपाय के रूप में निकास योजना का निर्माण और उसका अभ्यास। बच्चों, आपको हजार्ड हंट के बारे में पता है, इसे कैसे करना है? इसी के अंतर्गत आपको भी अपने घर के लिए ऐसी आपदा के समय बचकर निकलने के लिए एक निकास योजना बनाना चाहिए और समय समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से इसका अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास में घर के सभी सदस्यों को शामिल करें। क्रॉल करने, रेंगने की जानकारी और उसका अभ्यास। जब भी घरों में आग लग जाती है तो पूरा घर विभिन्न वस्तुओं के जलने से बने धुओं से भर जाता है। बच्चों, आप तो यह जानते हैं कि धुएं से दम घुटता है और जान जा सकती है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलने के लिए क्रॉल यानी रेंगने की गतिविधि की जानकारी होना विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धुएं की प्रवृत्ति गर्म होती है। वह कमरे, घर में ऊपर की ओर फैलता है। ऐसे में कमरे या घर के बाहर रेंग कर निकल सकते हैं। इस गतिविधि का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। रुको, लेटो और लुढ़को और इसका अभ्यास। यह आग से बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि शरीर में आग लगने पर कभी दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए तुरंत ही रुककर जमीन पर लेट जाना है और लुढ़कना प्रारंभ करना है। इससे शरीर में लगी आग तुरंत ही बुझ जाएगी। इसका निरंतर अभ्यास आपको आग से सुरक्षा में हमेशा मदद करेगा। आग लगने पर अलमीरा अथवा पलंग के नीचे अथवा किसी छोटे कमरे में नहीं छिपें। आग से बचने के लिए कभी भी किसी अलमीरा अथवा पलंग के नीचे अथवा छोटे कमरे में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलता है और ऐसी परिस्थिति में आपको फंसने की संभावना बन जाती है। आग से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी तरह कमरे या घर से जल्दी बाहर निकल जाएं। स्वयं की सुरक्षा को महत्व दें। सभी अपने सामानों से बहुत लगाव रखते हैं, परंतु आग बहुत तेजी से फैलता है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी भी देरी आपके जीवन को ज्यादा क्षति कर सकती है। इसलिए आग लगने की स्थिति में अपने सामानों की ज्यादा चिंता ना करें। अपने मूल्यवान जीवन को बचाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सीढ़ियों का प्रयोग करें। आग लगने की स्थिति में यह जानना जरूरी है कि सीढ़ियों का प्रयोग करना है। अगर आप बहुमंजिले घरों में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक है। अंत में सहायता के लिए प्रशासन को सूचित करना। एक बार जब आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब आपको तुरंत ही सहायता के लिए प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखने से बहुत हद तक आप अगलगी से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। सचिन तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकता है भाई, तभी तो लोग कहते हैं उसे क्रिकेट का भगवान। लेकिन क्या राहुल? सोचने की बात है कि सचिन दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी वो हर तरह की सुरक्षा के बारे में सचेत रहता है। सचेत रहता है?
तुम्हारा क्या मतलब है राहुल? जैक, यही कि वो हमेशा हेलमेट और पैड के साथ साथ एल्बो और थाई पैड भी पहनना नहीं भूलता है। सचिन से हमें सीखना चाहिए कि सुरक्षा हर काम और हर परिस्थिति का अभिन्न अंग है, चाहे कोई कितना भी होशियार हो। हम तो रबड़ की गेंद से ही क्रिकेट खेलते हैं और उससे चोट भी नहीं लगती। उफ अंश, पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में फायर फाइटर आए थे। उन्होंने बहुत सी दुर्घटनाओं से बचने के तरीके बताए। और हाँ, सचिन से मुझे याद आया कि मैं तुम लोगों को भी वो सब बातें बताऊं। सचिन का आग से क्या लेना देना? अंशु, ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों की बात है। तुम्हारा मतलब है स्कूल में आग? हाँ मिष्टी, घर में, स्कूल में या फिर बस में। अगर आग लग जाए तो पापा है ना? अंश, और अगर पापा घर पर ना हो तो मम्मा। अगर मम्मा भी घर पर ना हो तो तब मुझे नहीं पता। जैक, मुझे लगता है फायर फाइटर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी होंगी। हाँ मिष्टी, और जरूरी भी। देखो, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं और अगर हम उनके लिए तैयार नहीं हैं, तो मुसीबत हो सकती है। सबसे पहले ना तो हमें घबराना चाहिए और ना ही इधर उधर भागना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मान लो आग लग जाए तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आग कहाँ और किस तरफ लगी है। हमें आग बुझाने की कोशिश खुद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग बुझाना विशेषज्ञों का काम है, जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मिष्टी, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर आपातकाल नंबर 101 पर सूचना देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा। फायर फाइटर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। किसी भी ऐसी दुर्घटना से निपटने के लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए जिससे हम सकुशल सुरक्षित बाहर निकल सकें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि घर या क्लास के लोगों को बाहर निकलने के बाद कहां इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हर क्लास में कम से कम 2 प्रशिक्षित सदस्य होने चाहिए। अगर आपको इस तरह का आपातकालीन अलार्म या फिर कोई घोषणा सुनाई दे तो कभी ना घबराएं, ना इधर उधर भागें, ध्यानपूर्वक रुकें और उसका पालन करें और निकास मार्ग की तरफ जाएं और बाहर निकलने के बाद पूर्व निश्चित स्थान पर इकट्ठा हों। फिर गिनती करके ये सुनिश्चित कर लें कि सब लोग बाहर आ चुके हैं, कोई छूट तो नहीं गया है, और अगर छूट गया हो तो बचाव टीम को अंदर भेजें। और अगर आग घर में लगी हो तो? तब कभी भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां से धुआं उठ रहा हो। पहले सबको बताएं और फिर सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाएं। क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ ज्यादा घना होता है और खड़े खड़े निकलने की वजह से आँखों, नाक और मुंह में धुआं जा सकता है और सांस रुक भी सकती है। और हाँ जैक, बहुमंजिला इमारत में रहने वालों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आग ज्यादा फैल गई हो या फिर बाहर निकलने वाले दरवाजे पर हो, खिड़की खोल देनी चाहिए जिससे कि सारा धुआं बाहर निकल जाए। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें। और अगर हाथ जल जाए तो? ये तो मुझे भी पता है कि जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से लगातार धोना चाहिए। बिल्कुल सही मिष्टी। और हाँ, रात के समय बिजली के सारे उपकरणों को बंद करके सोना चाहिए, जैसे हीटर, कंप्यूटर, टीवी वगैरह। एक बात और ध्यान देने की है कि कितना भी जरूरी हो, बिल्डिंग में वापस ना जाएं, जब तक कि उसे सुरक्षित घोषित ना कर दिया जाए। हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है। एक बात आप लोग भूल गए। क्या? पटाखे घर में नहीं, हमेशा बाहर खुली जगह में जलाना चाहिए। कमाल है अंश। और पटाखे जलाते समय पानी की बाली हमेशा पास में रखें। अब मुझे पता चला कि सचिन हमेशा इतने सारे पैड क्यों पहनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अंश। आग से सुरक्षा के उपाय अपनाएं, खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। अरे फायर इंजन को ट्रैफिक में फंसा दिया, इसके रास्ते से हट जाओ। अरे गुच्चू, ये तो सिर्फ खिलौना है। मैं सचमुच के फायरमैन को भी बुला सका हूँ। अच्छा बच्चू, तो मैं सुपरमैन का बुला दूं क्या? अगर ये बात है तो ये लो।
लेकर दिलों का चैन, लो आ गया फायरमैन। हाथ में पानी और साबुन सी झाग, बोलो कहाँ लगी है आग? आग तो कहीं नहीं लगी, हम तो यूं ही। ओफो, मैं कहीं आग बुझा सकता था, किसी की जान बचा सकता था। अरे, आप यहाँ किस लिए? इन बच्चों ने 101 नंबर घुमाया, सो मैं यहाँ चला आया। आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने बच्चों का ध्यान रखना अच्छे से जानते हैं। इनके अच्छे भविष्य के लिए हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं। इनके भविष्य का माना आपको अच्छा ज्ञान है, मगर कभी इस घर में आग लग जाए तो बचने का कोई सेफ स्केप प्लान है? एस्केप प्लान? चलो तुम सबको एक खेल खिलाता हूँ, उसी के साथ सेफ स्केप प्लान के राज बताता हूँ। बोलो, है मंजूर? यस! तो ये लो, अब इस घर का नक्शा बनाओ और आग लग जाने की स्थिति में कहां से निकलना है वो भी बताओ। वाह, सबने अच्छे से अच्छा ड्राइंग बनाया, मगर आग लगने पर कैसे सेफ निकलना है ये किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ। आग अगर घर में लग जाए, छोटे बड़े और अपंग मुख्य द्वार से बाहर जाएं। लेकिन अगर मुख्य दरवाजे से निकलना मुश्किल हो तो? अगर मुख्य द्वार से मुश्किल हो जाना, पहले से सोचा दूसरा स्केप रूट अपनाना। अगर दूसरा रूट भी गड़बड़ हो तो? कोई सेफ रूम देखकर जिसमें हो टेलीफोन और खिड़की खुलती हो बैठ जाना और 101 पर फोन घुमाना। अब हम ये प्लान पहले से बनाकर रखेंगे। ओह, आप लोगों को समझने में नहीं लगी जरा सी भी देर। इसका मतलब हम मिलकर खेल सकते हैं एक और खेल। हाँ, मजा आएगा। गुप अंधेरी हो रात, सो रहे हो सब एक साथ, घर में लग जाए जो आग तो क्या करेंगे आप? मत चिल्लाओ, शांत हो जाओ। घर में लग गई है आग, सबको बताओ। घर में आग लग गई है। नो नो, कोई सामान नहीं, सिर्फ खुद को बचाओ। कम ऑन, जल्दी बाहर जाओ। नो, दरवाजा खोलने से पहले उल्टे हाथ से अंदाजा लगाओ। घर हो ये गर्म तो साफ है, दरवाजे की दूसरी तरफ आग है। घर का दरवाजा भी चल रहा है। अब हम क्या करें? किसी सेफ कमरे में फट से घुस जाओ। फिर पहले दरवाजे के नीचे गद्दे लगाओ, धुआं अंदर ना आने पाए, पूरा दिमाग लगाओ। अब क्या करें? खिड़की खोलो, मदद चाहिए, आवाज लगाओ। बचाओ, मदद। एक आदमी फोन उठाओ और 101 नंबर घुमाओ। अंकल, यहाँ आग लगी, हमें बचाओ अंकल, हम यहाँ फंस गए हैं। ऐसे नहीं, शांति से। ओके, हमारा पता है बिल्डिंग नंबर 7 माल रोड, मदर डेयरी के पास। गुड। वाह, तुम तो कमाल हो। बचाओ, बचाओ, आग! अरे रुको, भागो नहीं। कपड़ों पर अगर कभी आग लग जाए, भागो नहीं, बल्कि जमीन पर लेटकर घूमो ताकि हवा से आग और न भड़क पाए। जो लोग ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं वो तो। चलो मेरे साथ। किसी भारी चीज से शीशे को नीचे से तोड़ो, कांच आपको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन पर कोई मोटा तौलिया या कंबल रख छोड़ो। वो अगर आप ऊंची मंजिल पर तो बेडशीट से रस्सी बनाओ और उसके जरिए नीचे उतर जाओ। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफर? और इसके अलावा क्या है? अगर कहीं धुआं इकट्ठा हो जाए, फायर अलार्म हमें फट से बताए। फायर अलार्म जान बचाता है। अब हमें सोना है। जब भी रात को सोने जाओ, बिजली के सारे उपकरण बंद कर जाओ। ओके बच्चों, गुड नाइट। हमें बहुत मजा आया। आग से बचने के लिए पहले ही सेफ स्केप प्लान बनाओ। कोई जानकारी चाहिए तो बैठे क्यों हो, मुझे फोन लगाओ। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। इस मॉड्यूल में हम बाल अधिकारों के विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। बचपन का खेलकूद व कहानियाँ बच्चों को जीवन भर शिक्षा देती हैं, हर परिस्थिति से लड़ने और निपटने की ताकत देती हैं। बच्चे के स्वभाव, विचार, संस्कार तथा उनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक उनके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश बच्चों का सही मायने में शारीरिक तथा मानसिक विकास करता है। इसलिए हर बच्चे को एक खुशनुमा बचपन मिले, यह बेहद ज़रूरी है। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल,
विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया तथा हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूं तो बालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त हैं, जिसके मुख्य अधिकार निम्नांकित हैं। विकास का अधिकार। बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, अतः उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का उसे अधिकार प्राप्त है। संरक्षण का अधिकार। बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे तथा सही गलत की पहचान नहीं होती, अतः उन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा तथा विशेष संरक्षण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। सहभागिता का अधिकार। बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं। वे स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात भयमुक्त रूप से कहने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक मजबूत माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अतः बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। राज्य सरकार का दायित्व। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व उनकी प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें और उनकी निगरानी करें तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का भयमुक्त, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। यह बच्चों का अधिकार है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जा सकता है। मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष उपचार, देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बहला फुसलाकर यौन प्रयोजन के लिए की गई मानवीय तस्करी से निपटने के लिए है। यह लैंगिक रूप से निष्पक्ष है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को समाहित करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR). इसकी स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए की गई थी। अधिकारों का हनन एक सामाजिक आपदा। बाल अधिकार तथा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) को आए हुए वर्षों गुजर चुके हैं, लेकिन बाल अधिकार का हनन इस स्तर पे हुआ है कि आज के समाज का यह ज्वलंत मुद्दा एक बहुत बड़े सामाजिक आपदा का रूप धारण कर चुका है। यह बेहद दुखद है कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं कम होने की बजाय काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें।
एक अध्यापक के रूप में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम बाल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले स्वयं तथा अपने साथी अध्यापक को जागृत करें। उसके बाद बच्चों तथा उनके माता पिता को जागरूक करें। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मीना मंच, बाल संसद तथा बाल प्रेरक एक सशक्त मंच है जो अपना योगदान प्रभावी रूप से दे रहे हैं। मीना मंच बालिका शिक्षा के लिए यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियां तथा फिल्मों की रचना भी की गई है। ये मंच बाल अधिकार के प्रति बालिकाओं को जागृत करता है। बाल संसद विद्यालय के छात्र छात्राओं का एक मंच है। इससे जीवन कौशल का विकास, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाने, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के प्रति बच्चों को जागृत करता है। बाल प्रेरक आपदा के विभिन्न विषयों के द्वारा सुरक्षा के अधिकारों के प्रति अपने साथियों को तथा इन्हीं बच्चों द्वारा माता पिता तथा अभिभावक को आपदाओं के प्रति जागरूक करते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दुखद त्रासदी यह है कि आज भी समाज में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस गंभीर विषय पे संवेदनशील तरीके से सोचना होगा। बालकों को अपने विकास के उत्तम अवसर मिले, वे आगे चल के इस देश के सबल एवं सफल नागरिक बन सके। इसके लिए हमें सतत प्रयास में रहना होगा कि बाल अधिकार का किसी भी स्तर पर या किसी पक्ष में भी हनन ना हो। आज के बालक कल के भारत का उज्जवल भविष्य हैं। चलिए हम सब मिलकर देश के भावी निर्माताओं को सशक्त तथा सबल बनाएं। धन्यवाद। मास्क का उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है तो घर पर बने कपड़े के मास्क जिन्हें धोया जा सकता है उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। चलो हमला करें। वो देखो, दो लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है।
याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचाएं। ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने हैं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के साथ बैठें, तो उनसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 2 गज की दूरी बनाएं। घर में रहें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय आप हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज के सत्र के सवाल हैं। पहला, अगलगी की घटना हो जाने पर निम्न में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं। फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर फोन करना चाहिए। अगर कमरे में फंसे हों तो रेंगते हुए निकलना चाहिए। पहले से चिन्हित किए गए निकास द्वार से निकलना चाहिए। उपरोक्त सभी ठीक है। इसके सही उत्तर हैं उपरोक्त सभी ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने है। अगर आपके पहने हुए कपड़े में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। बचाने के लिए किसी का इंतजार करना चाहिए। आग को अपने हाथों से बुझाना चाहिए। जहां है वहीं रुक जाएं। फिर जमीन पर लेटकर गोल गोल लुढ़कना चाहिए। अपने ऊपर पानी डालना चाहिए। इसके सही जवाब हैं जहां है वहीं रुक जाएं, फिर जमीन पर लेटकर गोल गोल लुढ़कना चाहिए, जिसे रुको, लेटो और लुढ़को की कार्रवाई भी कहते हैं। अगला सवाल, विद्यालय में अगलगी से बचाव के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? इसके विकल्प हैं। रसोई घर के पास हमेशा 2 बाल्टी पानी और जूट का बोरा भिगो कर रखना चाहिए। दूसरा, बिजली का कनेक्शन तथा ढीले ढाले लूज तार नहीं होने चाहिए। तीसरा, विद्यालय के आसपास खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने देना चाहिए। चौथा, बाल्टी में हमेशा बालू भरकर रखना चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी ठीक हैं। इसके सही जवाब हैं अंतिम या अर्थात उपरोक्त सभी ठीक हैं। अगला सवाल, अगर आपके पहने हुए कपड़े में आग लग जाए तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है झुको, ढको और पकड़ो। दूसरा, रुको, लेटो और लुढ़को। तीसरा, रुको, पकड़ो और बोलो। चौथा, झुको, लेटो और बैठो। बच्चों, आप ध्यान दें, आज आपको इसके बारे में बताया गया। इसका सही जवाब है ख, अर्थात रुको, लेटो और लुढ़को। अब हम इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आग लग गई तो सबसे पहले हमें रुकना है, फिर लेटना और फिर लुढ़कना है, जिससे शरीर में लगी आग बुझ जाएगी। अगला सवाल, आग से सुरक्षा हेतु आपके विद्यालय में किस प्रकार का उपकरण होना आवश्यक है? इसके विकल्प हैं। पहला, अग्निशमक यंत्र। दूसरा, बालू से भरा बोरा। तीसरा, पानी से भरी बाल्टी। और चौथा, उपरोक्त सभी ठीक है। आपको जरूर इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर है उपरोक्त सभी ठीक है। अगला सवाल, आग के दृष्टिकोण से निम्न में से किस प्रकार के कपड़े सबसे ज्यादा ज्वलनशील होते हैं? तो इसके विकल्प हैं सूती कपड़े, नायलॉन, टेरलिन एवं सिंथेटिक कपड़े। फिर तीसरा, जूट के कपड़े। चौथा, सिल्क के कपड़े। इसके सही उत्तर हैं नायलॉन,
टेरलिन एवं सिंथेटिक कपड़े। ये कपड़े बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और इसमें तुरंत ही आग पकड़ लेती है। बच्चों, हमने आपसे 6 प्रश्नों को पूछा और आशा करता हूं कि आपने इसका सही जवाब भी दिया होगा। तो अब बच्चों, अपने कॉपी में दिए जा रहे होमवर्क को नोट कर लें, जिसे आपको पूरा करना है। आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। बच्चों, आज आपने अगलगी से होने वाले खतरों की पहचान करने के बारे में सीखा तथा इससे बचाव के संबंध में क्या करें और क्या ना करें भी जाना। इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही शरीर में आग लगने के उपरांत रुको, लेटो और लुढ़को की प्रक्रिया का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, नमस्ते। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ। मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड में आपने विद्युत स्पर्शाघात अर्थात करंट लगने के कारणों की पहचान की तथा इस दुर्घटना से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपने प्राप्त की। बच्चों, आज आपने अगलगी में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी आपने जाना और सीखा। आज आपको बाल अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़ से के बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी आपने जाना और सीखा। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जो कुछ भी जाना और सीखा, इसे अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस को जरूर बताएं। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को हर शनिवार सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे डीडी बिहार चैनल पर जरूर देखें और सभी को देखने के लिए प्रेरित करें। आज के क्विज में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, अगले शनिवार को हम एक नए विषय के साथ ढेर सारी जानकारियां लेकर फिर मिलेंगे। अगले शनिवार को मैं फिर आपका इंतजार करूंगी। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।